हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज जो है ये लेक्चर 5 है और लास्ट लेक्चर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ का। संजीवनी बैच जो हमने क्लास 11th के लिए स्टार्ट किया था, उस बैच में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पूरा पूरा 11th का सिलेबस करा रहे हैं। अभी तक हमने बेटा बॉटनी में पांचवा लेक्चर है, 5th लेक्चर है, जिसमें मैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो अगर आप मतलब लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और आप रियलाइज कर पाएंगे कि हम सब कुछ प्रॉपर एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। मैंने एक कमेंट देखी थी और हम कमेंट देखते हैं, कमेंट देखने से क्या होता है, हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी बातों को समझ सकते हैं। तो मैंने एक कमेंट देखी थी एक बच्चे की, उसने लिखा था कि सर एनसीईआरटी का कुछ बाहर का भी पढ़ाओ ना नीट के लिए। तो एनसीईआरटी के बाहर का फिर नीट का नहीं हुआ ना बेटा। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो नीट के लिए सफिशिएंट है, आपके 11th के सिलेबस के लिए सफिशिएंट है और आपको सारे क्वेश्चन नीट के जो आएंगे वो इससे बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और बेटा देखो, एक चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा यहां पे कि यार पता है क्या होता है, मतलब मोटिवेशन जो होती है ना पढ़ने की, वो ऐसे नहीं आती कि सामने लेक्चर और सिर्फ देख रहे हैं। नोट्स बनाओगे, कुछ सीखोगे, कुछ मतलब उससे आगे ले जाओगे ना, तो ही मोटिवेशन आती है। ऐसा नहीं है कि सिंपल ऐसे ही मोटिवेशन आ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं बेटा फटाफट से। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की, न्यूक्लियस की, और एक छोटा सा टॉपिक हमने छोड़ा हुआ था सेल थ्योरी। ये तीन छोटे टॉपिक लेंगे और चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है साइटोस्केलेटल एलिमेंट। अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग समझें या इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट का साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म या सेल। स्केलेटल का मतलब कोई ऐसी चीज जो सेल के अंदर है और उसे सपोर्ट दे रही है। सपोर्ट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी को सपोर्ट कौन देता है, आप कहोगे सपोर्ट कैसा सर? शेप, स्ट्रक्चर। सर हमारे अंदर जो हड्डियां हैं वो हमें क्या देती हैं? बोन्स जो हैं वो सपोर्ट देती हैं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने प्लांट सेल देखा है, आपको याद है आपने प्लांट सेल देखा था, तो प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल होती है, ठीक है, और अंदर क्या होती है? ऐसे सेल मेम्ब्रेन होती है जिसकी कोई शेप नहीं। एनिमल सेल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल की कोई ना कोई शेप तो होती है। जैसे अगर आप देखें न्यूरॉन्स की अलग शेप है, मसल सेल की अलग शेप है। तो मेरा पॉइंट यह है कि सेल के बाहर कुछ सेल में, जैसे प्लांट सेल में बाहर तो है चीज जो उसे शेप देती है, सपोर्ट देती है, पर क्या सेल के अंदर भी कुछ होता है जो उसे शेप और सपोर्ट दे? ऐसा क्या आपको जानने का मन नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा होता है। तो हमने ये देखा है बेटा कि सेल के अंदर भी काफी सारे ऐसे धागे होते हैं जो सेल को सपोर्ट देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटल एलिमेंट बोलते हैं। सेल के अंदर कुछ धागे होते हैं जो उसे अंदर से सपोर्ट देते हैं, शेप देते हैं, चलने में हेल्प करते हैं। ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटल एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। तो हम ये समझेंगे कि इनसाइड सेल हमारे पास क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर है जो क्या देगा? गिव सपोर्ट। जो क्या दे रहा होगा? एक तरह का सपोर्ट दे रहा होगा। सही है सर। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, क्योंकि जब मैं ये टॉपिक प्लांट और एनिमल सेल से एक्सप्लेन करता हूं ना, तो तुम्हारे जैसे बच्चों के मन में एक सवाल आता है, यार साइटोस्केलेटल एलिमेंट प्लांट सेल में नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके बाहर तो सेल वॉल है। नहीं, ये दोनों तरह के सेल में मिलता है, प्लांट और एनिमल सेल में। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये प्लांट सेल में भी मिलेगा, प्लांट सेल में भी मिलेगा और एनिमल सेल में भी मिलेगा। ठीक है, सारे सेल में मिलेगा। ये किसमें नहीं मिलता? प्रोकैरियोट में। नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सही है। अब ये किसका बना हुआ है? जैसे फॉर एग्जांपल भाई ये मार्कर है, किसका बना हुआ है? सर ये मार्कर प्लास्टिक का है। ऐसे ही बेटा किसी ना किसी केमिकल का बना होगा ना? हाँ सर बना होगा। तो ये बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और धागे जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? धागे जैसे। इन्हें हम कहते हैं फिलामेंटस। क्या बोलेंगे? फिलामेंटस बोलेंगे, धागे जैसे बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके फंक्शन की।
अब हम किसकी बात कर लेते हैं बेटा, इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये फंक्शन में क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन तो हमने ऊपर ही लिख दिया, ये सपोर्ट देंगे, ठीक है। शेप दे सकते हैं, शेप के लिए हम लिख सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना, एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा बेटा मोटिलिटी, मोटिलिटी क्या होता है, अगर कोई सेल चलना चाहता है, जैसे ये सेल है, ये चलना चाहता है, तो इस पर एक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला। इस फ्लैजिला के अंदर ये धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये फ्लैजिला जो है ना, वो किनका बना है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स का बना हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा मोटिलिटी, शेप, सपोर्ट, है ना, इस तरह का रोल होता है। और अगर आप मेरी बात समझ पाए, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या हैं, कुछ ऐसे लंबे नेटवर्क ऑफ थ्रेड होते हैं, नेटवर्क या ग्रुप ऑफ थ्रेड्स होते हैं, मतलब धागे होते हैं। ये क्या है, ग्रुप ऑफ थ्रेड हैं। किसमें है ये, कहां है, साइटोप्लाज्म में है। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये मतलब साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स तो धागे हैं, इनकी 3 टाइप होती है, और किस आधार पर होती है, मेरी बात सुनो। जैसे अगर आप ये देख रहे हो, ये मार्कर देख रहे हो, इसकी मोटाई देख पा रहे हो, ये इतनी मोटाई है। अगर मैं कोई और चीज लूं जो थोड़ी मोटी हो, है ना, जैसे मान लो ये ले लेता हूं, देखो मुझे कुछ अच्छा मिल गया, ये ले लेता हूं, ये एक पाइप है, ठीक है, इसका ये डायमीटर ज्यादा है, ये वाला, हाँ सर ज्यादा है। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जो इसका ये जो डायमीटर है ना पाइप का, ये ज्यादा है ना, तो इसकी मोटाई और इसकी मोटाई में फर्क है। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं माइक्रोफिलामेंट, जैसे मान लो ये मैंने बना दिए, ये माइक्रोफिलामेंट है। अगर आप देख सकें, इसका थोड़ा सा डायमीटर ज्यादा है, इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कह दिया, और इसका और ज्यादा डायमीटर है, इसे माइक्रोट्यूब्यूल कह दिया। तो माइक्रोफिलामेंट जो है उसका डायमीटर लगभग 5 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 5 नैनोमीटर, मतलब तो ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। ये वाला जो होता है लगभग 10 नैनोमीटर होता है इसका डायामीटर, है ना, हम बात कर रहे हैं डायामीटर की। और ये वाले जिसे माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, 3 तरह के हैं बेटा। पहला है माइक्रोफिलामेंट, दूसरे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरे हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ये सबसे ज्यादा आपके सिलेबस में है माइक्रोट्यूब्यूल। सबसे ज्यादा सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल। जरा ध्यान से देखना बेटा, इसका जो डायामीटर है वो डायामीटर मेरे पास 25 नैनोमीटर है। कितना है, 25 नैनोमीटर है, ये उसका डायामीटर है। कितना है, 25 नैनोमीटर है। मेरी बात समझ में आ गई मेरी बात समझ में आ गई। ये इसका डायमीटर है 25 नैनोमीटर, ये डायमीटर है। तो मेरे पास 3 अलग अलग डायमीटर के धागे हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन नाम का टॉपिक सुना है? हाँ सर सुना है। ये क्लास 11th में एक चैप्टर है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मसल्स के अंदर एक खास तरह के धागे होते हैं, फिलामेंट होते हैं, उन्हें एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है ना बेटा, ये जो क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट एग्जाम्पल है किसका, एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोफिलामेंट। किसका एग्जाम्पल है, माइक्रोफिलामेंट का एग्जाम्पल है। तो अगर मैं आपसे कहूं माइक्रोफिलामेंट्स कहां मिलेंगे, ठीक है, पहला हो गया ए, माइक्रोफिलामेंट्स कहां हो गए, पहला हो गया मसल में, तो मसल हैव माइक्रोफिलामेंट। दूसरा मैं आपसे कहता हूं कि आपने अमीबा देखा है, या आपने अमीबा देखा होगा सबने, मतलब डायग्राम पता है आपको। अमीबा क्या करता है, एक खास तरह की मूवमेंट करता है जिसे अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट क्या होती है, सिर्फ अमीबा में नहीं होती, अकरिन अमीबा में तो होती ही है, उसके साथ साथ एक बड़े साइज के सेल होते हैं ह्यूमन के अंदर, ब्लड के अंदर, उसे मैक्रोफाज कहते हैं। मैक्रोफाज और अमीबा एक खास तरह की मूवमेंट दिखाते हैं जिसे अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। वहां पर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। यहां पर
इस तरीके से हमारे पास ये धागे, इन्हें माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? माइक्रोफिलामेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा है सेल के अंदर मिलने वाले साइटोस्केलेटल तीन तरह के हैं, एक माइक्रोफिलामेंट है और एक जिनका डायमीटर ज्यादा, उन्हें माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं, ट्यूब जैसे हैं। इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं, मतलब डायमीटर के हिसाब से। हमने बोला आपको कि यार एक्टिन फिलामेंट का एग्जाम्पल है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट एक तो मसल में मिलते हैं, ठीक है, उसके अलावा अमीबा या मैक्रोफाज में एक मूवमेंट होती है सूडोपोडिया बना के, उसमें माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। कोई डाउट इस बात में? नहीं। इंटरमीडिएट फिलामेंट तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर मेरे पास जैसे ये न्यूक्लियस है, देख पा रहे हो? हां सर, न्यूक्लियस में यहां पर ये सपोर्ट के लिए लगे रहते हैं ऐसे। तो ये किसको सपोर्ट करते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। लिख सकता हूं इस बात को, सपोर्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने कहा साइटोस्केलेटल एलिमेंट साइटोप्लाज्म में मिलने वाले थ्रेड हैं। ये धागे जो हैं तीन तरह के हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। ये हमने डिटेल में स्टडी करनी है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। तो इसकी एनसीईआरटी भी देख लेते हैं। तो माइक्रो साइटोस्केलेटन एक इलॉबरेट अच्छा खासा धागे जैसा प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। तीन तरह के, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। इन सबको मिलाकर साइटोस्केलेटल कहते हैं। ये कहां इन क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब स्ट्रक्चर टाइप का, मोटिलिटी और शेप वगैरह मेंटेन कराते हैं, ठीक है। क्लियर है? और हमने कौन से वाला डिटेल में पढ़ना है? माइक्रोट्यूब्यूल हमें डिटेल में पढ़ना है। कोई डाउट है? बताओ जल्दी से, कोई डाउट है? क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, आगे देखो। अब हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल की। अब हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल की। ध्यान से सुने, हम बात करने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल की। माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, किससे दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब जैसा है, ठीक है। क्लियर है? सबसे पहले समझो, हमारे पास दो प्रोटीन होती हैं ऐसे। मैंने ये दो प्रोटीन बना दी, ये दो प्रोटीन है। एक का नाम है अल्फा ट्यूबुलिन और दूसरे का नाम है बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या किया, इस तरीके से इनको ऐसे अरेंज किया हुआ है। ध्यान देना, इस तरीके से इनको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो, मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं। अब जरा समझो, ध्यान से देखो। ये मैंने एक सिलेंडर बना रहा हूं ऐसे। टोटल मुझे 13 लेने हैं। कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 13। ये 13 हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही लगाते लगाते पूरा सिलेंडर बना दूंगा।
पर इसमें अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन अल्टरनेट लगी हुई है। मतलब मैंने क्या किया, इस तरीके से पूरा सिलेंडर बना रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो, इस तरीके से मैं पूरा सिलेंडर बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, जिसमें अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन ऐसे लगी हुई। आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूं, ये दिख रहा है कुछ? नहीं सर, आप कुछ टाइम पास कर रहे हो। नहीं भाई, टाइम पास थोड़ी कर रहा हूं। ये देख, ये देख मैं कैसे बना रहा हूं, समझ ध्यान से। ये दिख रहा है ऐसे? सर सारे लगाओगे? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है, क्लास है ना ये। नहीं तो मैं सारे लगा के दिखाता तुझे, हाँ खाली होता तो। इधर देख, ध्यान से देख मैंने क्या किया। मैं तुझे ये कह रहा हूं कि ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन है। ये जो एक धागा बनता है, इस एक धागे को कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। और किससे बनता है वो? अल्फा बीटा ट्यूबुलिन से। ऐसे मेरे पास 13 लगे हुए हैं। जैसे अगर मैं इसको एक कहूं, देखो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये एक प्रोटोफिलामेंट है, समझो ध्यान से। मेरे पास मान लो ये मेरे पास एक प्रोटोफिलामेंट है, समझो इसे, समझो ये मेरे पास एक प्रोटोफिलामेंट है। ये ऐसा, ऐसे कितने हैं? 13। मतलब ये सर्क सिलेंडर में लगे हुए हैं। ऐसे कितने हैं? 13। आप काउंट कर लो ऐसे। ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट है। पूरा सिलेंडर बन गया ऐसा। ऐसा एक खोखला सिलेंडर बन गया है जिसके चारों तरफ ऐसे कितने लगे हुए हैं? 13 लगे हुए हैं। और वो 13 ऐसे लंबे लंबे हैं पूरे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये कहलाता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये मेरे पास कितना डायमीटर आ रहा है इसका? 25 नैनोमीटर। तो आपने ये समझा कि मेरे पास अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होती हैं वो क्या करती हैं? वो बनाती हैं 1 माइक्रोट्यूब्यूल, जिसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट है। कितने प्रोटोफिलामेंट है? 13। देख पा रहे हो ध्यान से? 13 देख लो, 1 2 ऐसे करते करते पूरा 13 प्रोटोफिलामेंट है। ये बना है माइक्रोट्यूब्यूल। तो सिंपल भाषा में हमने समझा, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से हमारे पास क्या बनता है? प्रोटोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, इन्होंने क्या बनाया? प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट में दोनों जुड़ी हुई हैं। फिर वो उसको मल्टीप्लाई करता हूं 13 से, तब मेरे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा। यहां तक कोई डाउट है? माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आया है कि नहीं बताओ? माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, है ना? तो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन को से हम माइक्रोट्यूब्यूल बना सकते हैं। अब हम आगे जाएंगे। हम ये समझना चाह रहे हैं कि यार आपने सर माइक्रोट्यूब्यूल बोला, डिटेल में पढ़ेंगे, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, अब क्या पढ़ाओगे? मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि यार ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल अलग से काम नहीं करता। ऐसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल मिलके कुछ बनाते हैं। अब वो क्या चीजें हैं वो हम देख रहे हैं। तो हमने यहां पर ये देख लिया बेटा, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, दिख रहा है तुम्हें? ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। ऐसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल मिलके क्या क्या किस किस चीज में बनाते हैं? एक वो बनाते हैं फ्लैजिला। क्या बनाते हैं? फ्लैजिला। एक बनाते हैं सीलिया। फिर बनाते हैं बेसल बॉडी, सेंट्रियोल बनाते हैं, और बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इन्हें अलग अलग क्यों लिख रहा हूं? मैं आपको यह समझा रहा हूं, इस माइक्रोट्यूब्यूल से फ्लैजिला, सीलिया, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर बनेगा। क्या बनेगा? स्पिंडल फाइबर बनेगा। फ्लैजिला, सीलिया, समझ में आ रहा है? बेसल बॉडी, ये चीजें किससे बनेंगी? माइक्रोट्यूब्यूल से बनेंगी। मेरी बात सुनो ध्यान से। हमारे पास इन दोनों में, ध्यान से मैं आपसे एक सवाल पूछता, इधर देखो बेटा, इधर देख ध्यान से, मेरी बात समझ ध्यान से। देखियो इधर देख, मान ले ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। ये ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे एक स्पेशल अरेंजमेंट में लगते हैं तो फ्लैजिला और सीलिया बनता है। फिर कुछ और अरेंजमेंट में बहुत सारे लगाएंगे तो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल बनेगा।
और स्पिंडल फाइबर में अलग अरेंजमेंट होती है रैंडम टाइप की। तो ये 5 चीजें हैं जिनमें क्या यूज होता है, माइक्रोट्यूब्यूल यूज होता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बताओ ध्यान से, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, आप देख पा रहे हो ये डायग्राम जो है, आप देख पा रहे हो हम अल्फा बीटा ट्यूबलिन ऐसे लगा रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक साइड से देख रहे हैं, और ऐसे कितने बने हुए, 13 होंगे। ऐसे करके अगर मैं काउंट करूंगा तो यहां पर टोटल ये कितने होंगे, समझ में आ रहा है ये बेटा? इस तरीके से 13 होंगे। ये माइक्रोट्यूब्यूल है। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल कैसे सीलिया फ्लैजिला में काम आता है या सीलिया फ्लैजिला बनाता है। जल्दी से आ जाओ। आप में से जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पिलाई, फिम्ब्रियाई, फ्लैजिला पढ़ाया था। पिलाई और फिम्ब्रियाई सिर्फ बैक्टीरिया में मिलता है, फ्लैजिला बैक्टीरिया में भी मिल सकता है, यूकैरियोटिक सेल में भी मिल सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है? बैक्टीरिया दोनों जगह मिल सकता है, पर हम यहां पर क्लियर हैं इस बात को लेकर कि जो सीलिया है वो सिर्फ किसमें मिलता है, ओनली इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ओनली इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये 2 जगह मिल सकता है, एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जैसे कि पैरामीशियम। देखो ध्यान से, ये पैरामीशियम मान लो हमने बनाया हुआ है, तो इस पर ये धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये मैंने क्या लिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिल सकता है। उसके अलावा सीलिया कहां होता है, सुनो, सीलिया होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वहां पर कहां होगा, सुनना ध्यान से, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एक सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। जैसे तुम्हारा ये जो ट्रैकिया है ना, इसके अंदर जो एपिथेलियम है वो सीलिएटेड है, उसके जो सेल्स हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं बेटा, इन सेल्स में भी सीलिया होता है। क्या होता है, ये सीलिया बना दिया। तो हमारे पास मल्टी सेलुलर में कहां मिलेगा, सीलिएटेड एपिथेलियम में। कहां मिल रहा है बेटा, सीलिएटेड एपिथेलियम में मिल रहा है। आ रही है बात समझ? बोलो। थोड़ा गला बैठा हुआ बेटा है ना, थोड़ा मतलब 1-2 दिन का गैप चाहिए गला ठीक होने के लिए, पर कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सीलिएटेड एपिथेलियम है, और यूनिसेलुलर में यहां पर भी हमारे पास क्या है, सीलिया है। अब सीलिया क्या करता है, सुनना। आपने वो देखिए नाव, हाँ सर नाव देखिए, उसमें वो लकड़ी से चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओर। ओर मतलब चप्पू, ओर कहते हैं। अब आपने वो वाली नाव देखी है, ध्यान सुनेंगे, वो वाली नाव देखी जिसमें खूब सारे लोग चला रहे होते हैं। हाँ, सीलिया कुछ वैसा ही है। सीलिया क्या करता है, 2 काम करता है। पहला, सीलिया कैसे काम करता है, अगर मैं रोल की बात करूं सीलिया की, तो सीलिया कैसे काम करेगा, सुनो। रोल में हम लिखेंगे इट एक्ट लाइक ओर। कैसे काम कर रहा है, ओर की तरीके से। ओर समझ में आता है, चप्पू की तरीके से काम कर रहा है। और किसको मूव करता है, ये मूव करता है किसको, मीडियम को। मीडियम मतलब अपने आसपास का, देख रहे हो, जैसे मान लो ये सेल है, अपने आसपास का मीडियम, जैसे नाव चल रही है, पानी को मूव करेगा, मीडियम को, एंड किसको, सेल को। जैसे मान लो मैं आपसे अगर बात करूं, मुझे एक चीज बताना, ये सेल है पैरामीशियम, ये इसके ऊपर सीलिया लगे हुए हैं, तो ये सीलिया किसको मूव करेंगे, आसपास के पानी को और सेल दोनों को। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या ये सेल अपनी जगह से जा सकता है, नहीं, वहां पर वो किसको मूव करेगा, सिर्फ मीडियम को। इसीलिए सीलिया ऐसे चलते चलते यहां से जो म्यूकस होता है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। जो लोग स्मोक करते हैं, सीलिया की मूवमेंट कम हो जाती है, उस वजह से म्यूकस अंदर, तार मतलब चारकोल जैसी चीज जमने लगती है। तो हमने यही चीज बोली, इट एक्ट लाइक ओर, जो 2 चीजों को मूव करेगा, मीडियम को और सेल को। सही है सर। अब आता है हमारे पास फ्लैजिला। फ्लैजिला किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सिंगल सेल। हमेशा याद रखना, प्रेजेंट इन सिंगल सेल। ठीक है, और प्रेजेंट हो सकता है प्रोकैरियोट में एंड यूकैरियोट में, दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, पर होगा हमेशा किसमें, सिंगल सेल में। मल्टी सेलुलर चीज में सीलिया हो सकता है, फ्लैजिला नहीं हो सकता। अब अगर ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैंने ये नहीं बोला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या उसमें फ्लैजिला, हाँ स्पर्म में है,
तो स्पर्म तो सिंगल सेल है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रेजेंट है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के सेल में जो फ्लैजिला होता है उसके 3 पार्ट बताए थे। एक बताया था फिलामेंट, बेसल बॉडी और हुक। अगर आपको याद हो तो प्रोकैरियोट में वो फ्लैजिला जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट बताए थे? याद करो। 3 पार्ट होते हैं। ए, बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट क्या था भाई? हुक, और तीसरा पार्ट क्या था? फिलामेंट। ये किसके फ्लैजिला की बात हो रही है? बैक्टीरिया के फ्लैजिला की बात हो रही है। बैक्टीरिया के फ्लैजिला की बात हो रही है। सही है सर, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो यूकैरियोट होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला वो किस प्रोटीन का बना होता है? मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन, वो फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो इसका फ्लैजिला, इसके फ्लैजिला का स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। इट्स डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। भाई आपको याद है? ये याद है, डंडा नहीं दिखा रहा हूं, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। इसका बना हुआ, एक का नहीं, बहुत सारे का। तो माइक्रोट्यूब्यूल, अच्छा माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना था? ट्यूबुलिन का। तो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो किसका बना है? मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन, ये किसका बना हुआ है? ट्यूबुलिन का बना हुआ है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो ये बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल का, और माइक्रो वो किसकी बनी है? ट्यूबुलिन की बनी है। क्लियर है? ये किसकी बनी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी है। आगे देखिए, आगे ध्यान दो बेटा, आगे ध्यान दो। ठीक है, याद आया? ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा बीटा। दूसरी चीज, उसमें हमारे पास जैसे ये यूकैरियोट सेल है, इसमें हमारे पास ये फिलामेंट है, दिस इज फिलामेंट, और यहां पर बेसल बॉडी होती है। तो इसका मतलब इसमें 2 ही पार्ट है, बेसल बॉडी और फिलामेंट। जबकि प्रोकैरियोट में बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट होता है। दूसरा ये बनाता है फ्लैजिलीन प्रोटीन का, और ये बना है किसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और अगर मैं इसके रोल की बात करूं, मैं रोल यहीं लिख रहा हूं, ये मूव करता है सेल को। अगर आप ध्यान से देखें, सीलिया मूव करता है सेल को और मीडियम को, लेकिन ये सिर्फ मूव करता है सेल को। दूसरा, हमेशा सिंगल सेल में होगा, है ना, हमेशा सिंगल, जैसे स्पर्म में हो गया, ज़ूस्पोर में हो गया। ये चीज समझ में आ रही है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फ्लैजिला का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। क्लियर है? अब हमारा मन कर रहा है कि यार सर, आपने सबसे पहले ये बताया था कि यार साइटोस्केलेटल एलिमेंट 3 तरह के हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोला था, डिटेल में पढ़ेंगे। आपने सर इसका स्ट्रक्चर भी समझाया हमें कि भाई अल्फा बीटा ट्यूबुलिन, ऐसे 13 धागे लगते हैं पैरेलल पैरेलल, और वो जो 13 लगकर एक सिलेंडर बनाते हैं ऐसे, उस सिलेंडर को माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल कहां कहां लगता है? फ्लैजिला सीलिया में होता है, बेसल बॉडी सेंट्रियोल में, स्पिंडल फाइबर में। अब हमने फ्लैजिला सीलिया के बेसिक चीजें जान ली, वो क्या काम करते हैं, है ना, कैसे होते हैं, कि सीलिया क्या प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में हो सकता है? नहीं हो सकता, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलेगा। और क्या फ्लैजिला प्रोकैरियोट में मिलता है? मिल जाता है, पर स्ट्रक्चर कैसा होता है? अलग होता है। ठीक है, प्रोटीन भी अलग है। अब आ जाते हैं हम कि सीलिया फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल कैसे दिखता है। जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस करेंगे अपन। ठीक है, मान लो आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल है कोई। सही है सर? अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, उससे मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है। ये फ्लैजिला है। इस फ्लैजिला के सेंटर में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने क्या लिखा है? फिलामेंट। ये फ्लैजिला का क्या है? फ्लैजिला का फिलामेंट है। समझ में आ रही है? फ्लैजिला बना दिया। यहां पर हमारे पास बेसल बॉडी होगी, इसकी बात बाद में करेंगे, हम अभी इसी की बात कर रहे हैं, इतने पार्ट की। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वही आगे जाकर ऐसे कवर कर रही है, तो ये तो हो गई मेम्ब्रेन। और ये जो सेंटर में पार्ट है,
इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। अब आते हैं जरा सीलिया की बात करते हैं। सीलिया सेल में एक से ज्यादा होते हैं। ये देखो, ये ऐसे बना दिए। यहां पर भी मेरे पास वैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है, आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम बन रहा है। इसमें भी मेरे पास अब ये स्ट्रक्चर सीलिया है, और ये वाली क्या हो गई? मेम्ब्रेन। इसके सेंटर में भी ये स्ट्रक्चर, इसे क्या बोल रहे हैं? एक्सोनीम। तो हमें ये समझना है। अब हम क्या करेंगे? सुनना, मैंने आपको दिखा दिया कि भाई देखो भाई, ये फ्लैजिला है। मैं चाह रहा हूं कि इसको काट कर, मतलब इतने हिस्से को काट कर ऐसे, या इसे काट कर देखूं, तो मैं क्या करूंगा बेटा? इन दोनों का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ूंगा। मैं इसकी डिटेल पढ़ने वाला हूं। जो मैंने आपको अभी एक स्ट्रक्चर दिखाया है ना, ये मैंने जो आपको अभी एक स्ट्रक्चर दिखाया एक्सोनीम, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, डिटेल बताऊंगा आपको कि एक्सोनीम कैसा है। मतलब जो, जैसे मैंने ये आपको, ध्यान दो बेटा, मैंने क्या किया है, ध्यान से सुने। मैंने ये चाहे सीलिया काट लो चाहे फ्लैजिला काट लो, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। तो ये वो मैंने थी मेम्ब्रेन, ये मेरे पास क्या है? मेम्ब्रेन बना दी। और ये मेरे पास क्या है? एक्सोनीम। इस एक्सोनीम का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। एक्सोनीम का क्या करेंगे? डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, ये सेल है, इसमें ये फ्लैजिला है, ये मैंने यहां से काटकर मैं ऐसे उसके अंदर देखूंगा क्या है। सेम मैंने सीलिया पर काटकर देखा। ये मेम्ब्रेन कैसी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ये रही। ये एक्सोनीम का स्ट्रक्चर हमें समझना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, ये चीज ठीक है। पर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो स्ट्रक्चर मैं यहां से काटूंगा वही यहां से होगा। हम क्या काटेंगे? हम पढ़ेंगे ट्रांसफर सेक्शन। किसका? हम ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला का। बहुत ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जरा समझना बेटा, ये देखना जरा, देखो हम आपको ये कह रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, हम आपको ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास ये क्या थी? मेम्ब्रेन है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये एक्सोनीम का स्ट्रक्चर है। अब मुझे इसकी डिटेल पढ़नी है। एक्सोनीम में जब मैं ध्यान से देखता हूं ना, ऐसे सीधे सीधे धागे गए होते हैं वो काफी सारे। अब मैं जब ट्रांसफर सेक्शन काटूंगा ना ऐसे, इस तरीके से, तो उन धागों के बारे में मैं यहां अंदर अब ड्रॉ करने वाला हूं। ये धागे माइक्रोट्यूब्यूल के हैं। तो ये जो चीज है ये मेम्ब्रेन है, इसके बारे में अभी हम डिटेल पढ़ेंगे। और ये वाली चीज है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोनीम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सोनीम की। आ जाओ, ध्यान से देखो, हमने क्या किया बेटा, ध्यान देना, हमने क्या किया, ध्यान से समझो। मेरे पास, ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, इधर देखो, हमने क्या किया? सबसे पहले ये इस तरीके से मेम्ब्रेन बना दी जो हमारे पास थी। अब मेरे पास क्या है? ध्यान देना बेटा, ये मेरे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल है। समझ में आ रहा है? एक माइक्रोट्यूब्यूल। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं वो जो स्ट्रक्चर था ना सीधा सीधा, उसका आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये जो सर्कल आपको दिखा रहा हूं, ये पीछे पूरी एक रॉड है, पीछे पूरी एक रॉड है माइक्रोट्यूब्यूल की। तो मैं दिखा रहा हूं आपको कि एक्सोनीम में इस तरीके से 9, मतलब डबल माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे लगे रहते हैं। आपको समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं यहां पर? ये देखो, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मेरे पास दो दो माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे लगे हुए हैं। इसे डबलेट कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? डबलेट। ये क्या है? डबलेट है। मतलब क्या हुआ कि ये वो मेम्ब्रेन है, मैं अब ये मेम्ब्रेन है, और अंदर हम क्या बना रहे हैं? एक्सोनीम बना रहे हैं। ये जो एक्सोनीम है ये एक्चुअल में कैसे बना हुआ है? मेरे पास ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है जिसमें 13 है, याद करो, ऐसे ही इसमें 13 है मेरे पास। तो ये दोनों क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। इसका नाम चाहो ए और बी रख दो। तो ये मेरे पास क्या है? कितने माइक्रोट्यूब्यूल है? 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, जिसे हम क्या बोलेंगे? 2 माइक्रोट्यूब्यूल साथ हैं तो क्या बोलोगे? डबलेट बोलोगे। समझ में आ रहा है?
कितने डबलेट हैं? तो एक्सोनीम जो है, एक्सोनीम में हमारे पास 9 डबलेट है। कितने डबलेट है? 9। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबलेट है। 9 डबलेट का मतलब टोटल 18 माइक्रोट्यूब्यूल है। और वो कहां कैसे है? पेरीफेरल है। पेरीफेरल का क्या मतलब होता है बेटा? पेरीफेरल का मतलब ऐसे साइड में लगे हुए हैं, पेरीफेरल है। ठीक है। उसके अलावा 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में है ऐसे, और उसके बाहर एक शीथ है। शीथ समझ में आ रहा है? उसके बाहर एक शीथ है हमारे पास ऐसे, शीथ, शीथ मतलब कवर। तो मेरे पास इन्हें हम बोलेंगे सिंगलेट, S1 S2 लिख देते हैं। तो मेरे पास कितने सिंगलेट है? 2 सिंगलेट है। सिंगलेट मतलब सिंगल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है। तो इसके साथ मेरे कितने हैं? 2 सिंगलेट है। इसको हम एक्सोनीम कह रहे हैं। यहां तक समझ में आ रही है? तो जो स्ट्रक्चर हमने ये बनाया था बेटा, ये इसको डिटेल दिखा रहा हूं ये कैसा दिखेगा, लेकिन ये लंबी रॉड है ऐसी। ये क्या है? ऐसी लंबी रॉड है। तो आपके पास क्या क्या चीजें आपने ध्यान दी है। इसके अलावा इस कवर को क्या बोलेंगे? सिंगलेट को कवर करने वाली चीज को हम क्या बोल रहे हैं? शीथ। और यहां से देख रहे हो, जैसे सेंटर से रेडियस बनाते हैं, यहां से हमारे पास रेडियल स्पोक है। क्या है? रेडियल स्पोक ऐसे कनेक्ट होगी। इसको हम रेडियल स्पोक कह रहे हैं। जैसे अगर आप देखते हो टायर में ना, सेंटर से ऐसे लाइनें जाती हैं, उसे स्पोक कहते हैं। तो इसे हमने क्या नाम दिया बेटा? इसको नाम दिया रेडियल स्पोक। और इसके साथ ये जो सिंगलेट है आपस में जुड़े हुए हैं, इसे कह रहे हैं इंटर सिंगलेट ब्रिज। 2 सिंगलेट के बीच का ब्रिज। क्लियर है? और हमारे पास क्या होता है बेटा? ये लिंकर होता है जो डबलेट को ऐसे जोड़ता है। ये ऐसे लिंकर होते हैं जो डबलेट को ऐसे जोड़ सकते हैं। इन्हें लिंकर कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? लिंकर। तो ये हमारे पास क्या हो गए? लिंकर। तो एक बार फिर से समझो, आपको समझना है बेटा, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाया था। ऐसा एक नहीं लगा हुआ फ्लैजिला में, 18 लगे हुए हैं। साइड में 2-2 करके कितने लगे हुए हैं? ये लंबी रॉड है पीछे पूरी। अब ये जो रॉड है ना, ये यहां से देख रहा हूं तो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। ये ऐसे कितने लगे हुए हैं? ये डबलेट लगे हुए हैं। अब मैंने क्या बनाया हुआ है? ये रेडियल स्पोक है। क्या है? ये रेडियल स्पोक है। क्लियर है? ये जो डबलेट हमारे पास बने हुए हैं ना, इनको कनेक्ट कर रहा है ये लिंकर। क्या कनेक्ट कर रहा है? ये लिंकर कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है? ये देखो, ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहले मेरे पास कितने डबलेट है? 9। कितने सिंगलेट है? 2। इसे कह रहे इंटर सिंगलेट ब्रिज। ये क्या है? शीथ है। सही है? ये क्या है? शीथ है। इन शीथ से आ रही है ये रेडियल स्पोक। ये कितनी है? 9। सही है? कितनी रेडियल स्पोक है? 9। और ये मेरे पास लिंकर हैं जो 2 डबलेट को कनेक्ट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो, फ्लैजिला एक्चुअल में क्या होता है? मेम्ब्रेन के अंदर रॉड्स लगी रहती हैं। मतलब 18 रॉड्स हैं, 2-2 करके साइड में। बीच में 2 रॉड हैं। वो रॉड क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को एनसीईआरटी लिखती है पैरेलल टू द फिलामेंट। मतलब रॉड्स हैं जो पैरेलल टू द फिलामेंट है। आप पढ़ो इसको, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये देखो, हमने बोला कि सीलिया और फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ है। सीलिया कैसा होता है? छोटा होता है। और वो कैसे काम करता है? ओर की तरीके से। वो सेल को मूव करेगा या लिक्विड को मूव करता है, सराउंडिंग मीडियम को मूव करता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? फ्लैजिला इज कंपेरेटिवली लॉन्गर, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। ठीक है? द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैजिला, बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरली डिफरेंट है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम सीलियम और फ्लैजिलम की शो करें, दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? वो किससे कवर होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उस कोर को क्या बोलेंगे? एक्सोनीम, जो सेंटर में है। ठीक है? आप देख रहे हो, सेंटर वाले को क्या बोलेंगे? और उसमें कितने हैं? बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो पैरेलल, मैंने कहा ना पैरेलल रॉड्स हैं, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। जैसे ये फ्लैजिला, मान लो ये सेल है,
ये इसका फ्लैजिला है, तो माइक्रोट्यूब्यूल पैरेलल रन हो रहे हैं ना, ठीक है। और यूजुअली कितने डबलेट है? 9। देखो हमारे पास क्या है बेटा, ये देखो, ठीक है, देखो द एक्सोनीम हैव 9 डबलेट और रेडियली अरेंज पेरिफेरल, है ना, पेरिफेरल है मतलब साइड में लगे हुए डबलेट है, सही है। उसके बाद क्या है, सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 2, सही है। पेयर, पेयर मतलब 2, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इज रिफर टू एस, इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? 9+2 अरेंजमेंट, 9 डबलेट +2 सिंगलेट, ठीक है, क्लियर है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाई ब्रिज, हमने कहा था ना दोनों सेंटर वाले को ब्रिज से जोड़ेंगे। एनक्लोज का मतलब होता है सराउंडेड बाई शीट, उसके बाहर क्या बनी हुई है? शीट बनी हुई है, ठीक है। और उनसे कौन जोड़ रहा है? पेरिफेरल वालों से। व्हाट इज पेरिफेरल? देखो ये रहा, इन साइड वालों से, इससे ये रेडियल स्पोक जोड़ रहा है, ये रेडियल स्पोक जो है पेरिफेरल वालों से ये रेडियल स्पोक जोड़ रहा है, शीट से उसको लिंक कर रहा है, ठीक है, रेडियल स्पोक। दस देयर आर 9 रेडियल्स, रेडियल स्पोक भी 9 आएंगी। पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर्स, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। और ये किससे आते हैं? बेसल बॉडी से। आप देखो हमने यहां पर जब डायग्राम बनाया है तो हमने दिखाया है कि जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला इस बेसल बॉडी से आया है, तो इस बेसल बॉडी से अटैच होता है। हमने इसका स्ट्रक्चर दिखाया आपको कैसे, हमने कहा कि जब आप डायग्राम में देखोगे तो मेरे पास 9 डबलेट हैं, 2 सिंगलेट हैं, इनके बीच में ये ब्रिज है, ये शीथ है, रेडियल स्पोक शीथ को लिंक करती है किसी एक से, पेरिफेरल वाले से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। तो ये हमने आपको बेटा सीलिया फ्लैजिला के बारे में बता दिया। अगर आप एक एक लाइन पढ़ोगे एनसीईआरटी की, आपको समझ आएगी, आपको क्या होगा, चीजें समझ आएंगी। एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया देख लो कैसा है। ये डबलेट दिख रहे हैं तुम्हें? हाँ ये रे डबलेट, सर ये डबलेट हैं, कितने? 9। ये दोनों सिंगलेट हैं, क्लियर है, ये दोनों सिंगलेट है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये इनके बीच का ब्रिज है, ये शीथ है, ये रेड कलर वाली शीथ है, और ये रहा रेडियल स्पोक, दिख रहा है, ये रेडियल स्पोक है। क्लियर है कि नहीं बताओ, बोलो बेटा। चलो आगे का देखेंगे हम लोग आगे यहां पे बेटा, ठीक है। तो हमने क्या है आपको जो बोला था कि अगर आप ध्यान से देख सको, मैं समराइज कर देता हूं। हमने आपको यहां पर बोला था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सीलिया फ्लैजिला दोनों बनाते हैं। सीलिया फ्लैजिला में बेसल बॉडी, शांत सुनेंगे बेटा, सीलिया फ्लैजिला में जो अरेंजमेंट होती है 9+2 अरेंजमेंट होती है। कितने डबलेट थे? 9 डबलेट थे और 2 सिंगलेट थे, ये चीज हमने देख ली। अब बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में भी ये माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होता है, लेकिन ये अरेंजमेंट को हम 9+0 कहते हैं। ये जो 0 है इससे आपको आइडिया लग रहा है कि सेंटर में कोई सिंगलेट नहीं है, क्लियर है। यहां टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं? 18 + 2 20 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, क्योंकि बाहर में पेरिफेरल कितने डबलेट हैं भाई? 9 डबलेट है, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने? एक में 2 है ना, तो 18 हो गए +2 हो गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या यहां पर 18 माइक्रोट्यूब्यूल है? नहीं, आपको मैं बेसल बॉडी और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा बेटा। देखो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही देखना है जैसा आपको मैंने उसका बताया, पर फर्क क्या है सुनो। सेंट्रियोल में हमारे पास, ध्यान देंगे बेटा, सेंट्रियोल में हमारे पास एक्चुअल में ये देखो इस तरीके से होता है, ऐसे। सर कितने कितने बना रहे हो? तुम्हें 3-3 दिख रहे हैं? ऐसे होगा, ट्रिपलेट होता है, सही है। तो जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसके बाहर क्या नहीं होती? मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जो स्ट्रक्चर होता है बेटा उसमें हमारे पास, वो स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है जरा देख लेते हैं। देखो ये मेम्ब्रेन नहीं है, जस्ट मैं दिखाने के लिए बना रहा हूं, ऐसी कोई मेम्ब्रेन है नहीं, ये मैंने ऐसे बना दी। सेंट्रियोल में हमारे पास क्या होता है बेटा? मान लो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिए। अब ये जो 9 है ना, ये 9 हमारे पास ट्रिपलेट हैं,
ये 9 क्या है? ट्रिपलेट है बेटा। ये 9 क्या है हमारे पास? ट्रिपलेट है, डबलेट नहीं है। सेंट्रियोल में 9 जो होते हैं वो 9 हमारे पास क्या है? ट्रिपलेट है। आपको समझ में आ रहा है? ये 9 अपने पास क्या है? ट्रिपलेट है। ऐसे सही है, 9 ट्रिपलेट बना दिए मैंने। अच्छा, यहां सेंटर में कोई सिंगलेट नहीं होता। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सेंट्रियोल की। किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रियोल की। तो सेंट्रियोल कैसा होता है? सबसे पहले स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। सेंट्रियोल जो होता है उसमें हमारे पास 9 ट्रिपलेट होते हैं, प्लस सेंटर में एक प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं हब। प्रोटीन होती है, तो ये सेंटर में हो गया। अब क्या है? ये लिंकर से, ध्यान सुनेंगे बेटा, ये जो फर्स्ट है यहां पर, ये थर्ड से ऐसे जुड़ा रहता है, ये ऐसे थर्ड से जुड़ा है, ये ऐसे थर्ड से जुड़ा है, ये थर्ड से जुड़ा है, ये थर्ड से जुड़ा है, ये फर्स्ट यहां पे थर्ड से, ऐसे करके देख रहे हो। ये वाला इससे जोड़ देंगे, ये वाला हमारे पास, इसको इधर बना देते हैं ऐसे, देखो। तो ये वाला हमारे पास इससे जोड़ देंगे ऐसे, और ये वाला हमारे पास ऐसे जोड़ देंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। देखने में इसे कहते हैं कार्ट व्हील। कार्ट व्हील मतलब जो बैलगाड़ी का पहिया होता है वैसा होता है। इसमें कितने ट्रिपलेट है? 9। क्या है? सेंटर में क्या है? प्रोटीन है। और ये जाकर किससे जुड़ता है बेटा? इस तरीके से इसको जोड़ते हैं। ये भी रेडियल स्पोक है। ये भी क्या है हमारे पास? रेडियल स्पोक है। ये भी क्या है हमारे पास? रेडियल स्पोक है। ये समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ट्रिपलेट है। कितने ट्रिपलेट है सर? 9 ट्रिपलेट है। ये 9 ट्रिपलेट, प्लस मेरे पास हब है सेंटर में। मेरे पास सिंगलेट नहीं है, हब है। और फिर क्या है? रेडियल स्पोक है। रेडियल स्पोक क्या करेगा? लिंक करेगा किसको? हब को किससे? विद किससे लिंक कर रहा है? विद मेरे पास ट्रिपलेट से। यहां तक समझ में आ रही है? ये स्ट्रक्चर किसका है? सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल आपको इस तरीके से दिखता है बेटा। अगर आप सेंट्रियोल देखोगे ना, इस तरीके से सेंट्रियोल दिखता है आपको, ऐसे इस तरीके से सेंट्रियोल दिखता है। ध्यान दो बेटा, सेंट्रियोल ऐसे दिखता है ये, और उसमें आपको इस तरीके से दिखेगा। ये जो बना हुआ है ना, ये कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर इसमें ऐसा दिखेगा आपको। ये ऐसे, ये जो बना रखा मैंने ऐसे दिखेगा। ये सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल की अरेंजमेंट को 9+ क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या किया? 9+0 का ये एक सेंट्रियोल बनाया है। ये क्या बनाया? एक सेंट्रियोल बनाया, जिसमें यहां का डायग्राम मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था। हम क्या करते हैं? जब 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ इस तरीके से परपेंडिकुलर रखते हैं ऐसे, इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रोजोम। और जब हम सेंट्रोजोम को, ध्यान दें बेटा, जब हम सेंट्रोजोम के अराउंड इस तरीके से कुछ लिक्विड वगैरह होता है यहां पर ऐसे, इस तरीके से, इसे कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स या मटेरियल। पेरी का मतलब चारों तरफ। किसके चारों तरफ? सेंट्रियोल के। तो पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स टाइप से बोल देते हैं। ये अमोर्फस होता है। अमोर्फस मतलब थोड़ा सा, मतलब थिक सा होता है। अब हम क्या देखेंगे बेटा? इसी से हमारे पास स्पिंडल फाइबर आते हैं एनिमल सेल में, याद करो। तो सेंट्रियोल जो 2 ऐसे लग गए, फिर ये ऐसे लग गया, फिर हमने इसके आसपास क्या बना दिया? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बना दिया, और फिर मेरे पास ऐसे इससे माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। अब इसको हम क्या नाम दे देते हैं? एस्टर। क्या नाम दे देते हैं? एस्टर। तो आपको यह समझना है बेटा कि मेरे पास ये वाला जो सेंट्रियोल है, इसमें 9+0 अरेंजमेंट है, इसमें और इसमें। जब 2 सेंट्रियोल कैसे हो? परपेंडिकुलर हो। कैसे हो? परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम। और उसके आसपास एक लिक्विड जैसी चीज होती है, इसे पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जब पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स के आसपास ये स्पिंडल फाइबर लग जाएं, स्पिंडल फाइबर,
अब उसका नाम क्या हो जाता है? एस्टर। एस्टर मतलब स्टार जैसा। कुछ आ रहा है समझ? स्टार जैसा। तो ये हमने क्या बताया बेटा कि किस तरीके से सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम होता है। अगर आप बेसिक अरेंजमेंट समझ पाए, मैंने इसी के से बताया। मैंने कहा डबलेट की जगह अब ट्रिपलेट है, सेंटर में हब है। उस हब क्या है? प्रोटीन का बना हो, प्रोटीन है बस, वहां कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हो गए? 27, है ना। और कार्टव्हील, बैलगाड़ी जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो ये ऐसा दिखेगा। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? दिख रहा है? ये तीन तीन कितने ट्रिप कितने हैं बेटा? ये 9 है कि नहीं? 9 है। तो सेंट्रोसोम क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनल है, देख लो, देखो ध्यान से। सेंट्रोसोम क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। बोथ सेंट्रियोल in a centrosome lie perpendicular to each other in each कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। कार्टव्हील they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril, जो किसका बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। each of the peripheral fibril is triplet। each of the peripheral क्या है मेरे पास? ट्रिपलेट है। और जो एडजेसेंट ट्रिपलेट है वो आपस में जुड़े होते हैं। बेटा समझ रहे हो? जो एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? देखो मैं कह रहा हूं ये ट्रिपलेट इससे जुड़ा है ना, इसके थ्रू, ये देखो लिंक करके थ्रू। तो यही चीज कह रहा है। ये कह रहा है कि 9 पेरिफेरल लगे हुए धागे हैं, उन्हें ट्रिपलेट कह रहे हैं। और ट्रिपलेट किससे जुड़े हुए हैं? आपस में जुड़े हुए। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन में क्या है? प्रोटीन का क्या है? हब। बीच में मेरे पास हब है, और वो किससे जुड़ा हुआ है? साइड वाले ट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ, रेडियल स्पोक से। दी सेंट्रियोल। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला। ये आपके पास मान लो सेल है, ये आपने फ्लैजिला बनाया, इसमें ये एक्सोनीम है। सेंटर में हमने क्या बनाया था? ये एक्सोनीम है। तो इस एक्सोनीम में 9+2 अरेंजमेंट मिलती है। अब क्या होता है? ये जो सेंट्रियोल है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसे बेसल बॉडी कहते हैं। तो ये जो बेसल बॉडी है वो बनी किससे है? सेंट्रियोल से। बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट होगी, क्योंकि वो बनी किससे है? सेंट्रियोल से। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इस बेसल बॉडी से ही फ्लैजिला आता है, जिसमें 9+2 अरेंजमेंट है। बेसल बॉडी में 9+0 क्यों है? क्योंकि बेसल बॉडी किससे आई है? किससे आई है? सेंट्रियोल से आई है, सीलिया और फ्लैजिला का। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इसी से स्पिंडल फाइबर आते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूं बेटा। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, तो सेल के अंदर ये सेंट्रियोल ऐसे लगे रहेंगे, ऐसे, उसके आसपास ऐसे ये पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होगा, ऐसे, इसे एस्टर कह देंगे। अब यहां से जो धागे आते हैं ना इस एस्टर से, उसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं। स्पिंडल फाइबर भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता। कुछ सब कुछ समझ में आ गया? क्लियर है? तो हमने आपको क्या पढ़ा है? साइटोस्केलेटल एलिमेंट कितने तरह के हैं? माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? 13 प्रोटोफिलामेंट की बनी हुई एक रॉड है। अगर हमें ऐसे 9 डबलेट और बीच में 2 सिंगलेट लगा दे तो बन जाता है सीलिया फ्लैजिला का एक्सोनीम। अगर 9 ट्रिपलेट लगा दे और सेंटर में हब लगा दें तो बन जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल अगर 2 हो तो सेंट्रोसोम, उसके आसपास स्पिंडल फाइबर लगे हो तो क्या बोलते हैं? एस्टर। सेंट्रियोल ही क्या बनाता है? बेसल बॉडी बनाता है, जिसका अरेंजमेंट, जिसमें क्या होता है? 9+0 अरेंजमेंट उसमें भी मिलता है। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? तो क्या आप ये आंसर कर सकते हो? ट्रिपलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? इसको चैट में बताना। माइक्रोट्यूब्यूल बताने कितने कितने हैं? ट्रिपलेट में, डबलेट में, और स्पिंडल फाइबर में भी क्या होता है बेटा? स्पिंडल फाइबर ऑल्सो हैव माइक्रोट्यूब्यूल। उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती। जैसे मैंने 9+0 और 9+2 लिखी ना, ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं होती। बेसल बॉडी में 9+0। मुझे डबलेट और ट्रिपलेट में नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बताना। डबलेट में 18 लिखूंगा कि 9 डबलेट है? कितने लिखूंगा? 18 कि 20? ठीक है, क्लियर है? या मैं कहूंगा नंबर ऑफ डबलेट कितने पर, या डबलेट में बताओ कितने आएंगे?
डबलेट में माइक्रोट्यूब्यूल बताओ। मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ, या टोटल पूछ लेता हूं, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन 9+2। ठीक है, इसमें बताओ। और ट्रिपलेट में माइक्रोट्यूब्यूल बताओ कितने आएंगे टोटल। 9+0 है ना उसमें, उसमें बताओ। ठीक है, चैट में मुझे आंसर चाहिए इसका, तभी मेरे को समझ में आएगा। आपको ये पूरा एक एक लाइन समझ में आ गया एनसीईआरटी से, क्योंकि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। आ जाओ बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है बेटा, उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे सेल थ्योरी, और चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस को पढ़ना। आपसे मैं अगर कुछ सवाल पूछूं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ध्यान से सुने, कब हुई थी। हमारे पास क्या है बेटा, जब माइक्रोस्कोप प्रॉपरली डेवलप हो रहे थे शुरुआती टाइम में, तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में एक डेंस गाढ़ा स्ट्रक्चर देख लिया था सेल के अंदर। उसे उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी किसने करी, 1831 में, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व किया था एक डेंस स्टेन स्ट्रक्चर, उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला। उसको उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होता है इनसाइड न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, इनसाइड न्यूक्लियस क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन पर हमारे पास चार्ज नेगेटिव होता है। चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होगा, नेगेटिव, मतलब वो एसिडिक होगा, मतलब डीएनए जो होगा वो एसिडिक होगा। तो मेरे पास इनसाइड न्यूक्लियस जो डीएनए होता है ना बेटा, डीएनए, उस डीएनए पर चार्ज नेगेटिव होता है और वो एसिडिक होता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने बेसिक, बेसिक मतलब पॉजिटिव चार्ज की डाई, तो फ्लेमिंग ने क्या किया, यूज किया बेसिक डाई को बेटा, बेसिक डाई यूज किया। और बेसिक डाई यूज करके क्या किया, बेसिकली उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो कि एक एसिडिक स्ट्रक्चर है, डिस्कवर्ड क्रोमेटिन, है ना, ये फ्लेमिंग ने किया। अब हम ये देखते हैं बेटा कि जब प्लांट सेल देखते हैं ना, उसमें न्यूक्लियस थोड़ा साइड में होता है, क्योंकि वहां वैक्यूल होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में होता है। प्लांट सेल की बात कर रहा हूं बेटा, प्लांट सेल में ये सेल वॉल है हमारे पास, तो न्यूक्लियस साइड में है। लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है लगभग सेंटर में होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दूसरा, अगर आप याद करो, आपके पास एपिथेलियल सेल्स पढ़ते हो ऐसे, है ना, उसमें आपके पास यहां बेस के यहां पर कुछ न्यूक्लियस होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहां होता है, न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल मतलब साइड में होता है। और जो एनिमल सेल होता है उसमें सेंटर में होता है। तो ठीक है, ये बात भी सही है, एनिमल सेल में सेंटर में है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो सब एनसीईआरटी में आपको आना चाहिए। अगर हम बात करें कि नॉर्मली न्यूक्लियस का नंबर कितना होता है, तो नॉर्मली एक ही होता है, नॉर्मली 1। ठीक है, बट हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे हैं, बट जैसे मेरे पास आरबीसी है, आरबीसी वो विदाउट न्यूक्लियस होता है। उसका न्यूक्लियस पहले था, लेकिन हेमोग्लोबिन रखने के लिए उस न्यूक्लियस को हटा दिया गया। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब पहले न्यूक्लियस था, अब हटा दिया। उसके अलावा सीव ट्यूब, सीव ट्यूब का जो सेल है ना, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो हमने ये बोला है बेटा विदाउट न्यूक्लियस, हमने ये बोला है कि नॉर्मली हमारे पास न्यूक्लियस, नॉर्मली हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, पर जो आरबीसी है वो विदाउट न्यूक्लियस है, और सीव ट्यूब में भी न्यूक्लियस नहीं होता। आपने बेटा जब आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो वहां एक टिश्यू पढ़ोगे, टेपिटम। टेपिटम कहां पर होता है, एंथर के अंदर होता है। वहां पर हमारे पास कई कंडीशन, कई सेल ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं टेपिटम। टेपिटम हो गया जिसमें मैनी न्यूक्लियाई होते हैं। जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो उसे न्यूक्लियाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, न्यूक्लियाई, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपने देखा है कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर में भी काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं।
है ना, मैनी न्यूक्लियाई होते हैं। मैं आपसे चैट में एक आंसर जानना चाह रहा हूं, आप मुझे बताना, बाई न्यूक्लिएट मतलब दो न्यूक्लियस, और फंजाई में क्या बनता है, डाई कैरियन बनता है, उसका भी मतलब दो न्यूक्लियस। तो डाई कैरियन या बाई न्यूक्लिएट में कोई अंतर पता है आपको? यदि नहीं पता है तो चैट में पूछना, मैं बताऊंगा जरूर से, ठीक है। पर आपको बेटा ये वर्ड आएंगे जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बाई न्यूक्लिएट और डाई कैरियन बात तो एक ही है, पर अलग क्यों यूज कर रहे हैं, उसमें पढ़ेंगे। तो आपने देखा है कि नंबर नॉर्मली 1 होता है, आरबीसी और सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है। टेपेटम एक टिश्यू है जो एंथर के अंदर होता है। एंथर क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, उसके अंदर होता है, वहां पर हमारे पास काफी सारे न्यूक्लियाई होते हैं। और जो कोकोनट वाटर है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, सिनकाइटियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिनकाइटियम, है ना, सिनकाइटियम बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना, आपको यह पता है बेटा कि क्रोमोसोम सेल में कब दिखते हैं? सर हमेशा तुम्हारे स्किन सेल में दिखेगा, नहीं, क्रोमोसोम सिर्फ उन्हीं सेल्स में दिखते हैं जो सेल डिवाइड हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल सेल में तुम्हें न्यूक्लियस दिखेगा, लेकिन जिन सेल्स में न्यूक्लियस दिखता है, सॉरी, क्रोमोसोम दिखते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं दिखता। ये चीज समझो। तो हम आपको यहां पर यह समझा रहे हैं कि अब मैं आपको न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि मेरे पास क्या होता है, जब सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन के कुछ फेज होते हैं। एक होता है G1, S और G2, इन तीनों को मिलाकर हम इंटरफेज कहते हैं। और एक होता है M फेज, जिसमें एक्चुअली सेल डिवाइड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअली सेल डिवाइड करता है, ये M फेज है। जैसे मैं आपसे कहूं, आपके जीवन में एक टाइम था जब बचपन था, अब जो टाइम चल रहा है वो टीनेज चल रही है, या कुछ और आगे जाकर आप एडल्ट एज में आओगे, फिर बूढ़े भी हो जाओगे। आपके जीवन में जैसे होते हैं ना अलग अलग फेज, ऐसे ही सेल के जीवन में भी फेज होते हैं। G1, S और G2 ये वो फेज होते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। उन फेज को मिलाकर हम एक नाम देते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं करता, तो यहां पर आपको प्रॉपर न्यूक्लियस ऑब्जर्व होता है, यहां पर न्यूक्लियस दिखता है ना। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन विजिबल होगा। इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस क्या विजिबल होगा, क्रोमैटिन विजिबल होगा। क्रोमैटिन क्या होता है अभी बात कर लेते। इधर देख बेटा, हमारे पास ये कह रहे हैं कि इस तरीके से न्यूक्लियस दिखेगा सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ना, वो ऐसे कंडेंस धागे की फॉर्म में होता है, मतलब धागा होता है और थोड़ा कंडेंस होता है, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अगर मुझे आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ाना है तो मुझे इंटरफेज का न्यूक्लियस पढ़ाना पड़ेगा। जब एम फेज, व्हेन सेल डिवाइड, तब न्यूक्लियस नहीं होता। अगर सेल डिवाइड करता है तो उस वक्त क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। तो उस वक्त क्या दिखता है मुझे, उस वक्त दिखता है मुझे क्रोमोसोम। इस तरीके से क्रोमोसोम दिख रहे होंगे ऐसे। तो क्रोमोसोम का अगर मुझे स्ट्रक्चर पढ़ना है तो मुझे कौन से फेज में सेल चाहिए, एम फेज में। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपके बॉडी के जो सेल है वो G1, S, G2 में है, अगर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। तो अगर मुझे आपको आज लेक्चर में अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ाना है तो मैं आपको कौन सा न्यूक्लियस पढ़ा रहा हूं, इंटरफेज का। और एम फेज होती है माइटोसिस, जब सेल डिवाइड करता है तो उसमें क्रोमोसोम दिखते हैं। क्लियर है? तो अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ाना है तो मैं कौन सा पढ़ाऊंगा, एम फेज। या एम फेज में भी बेटा 4 फेज होती हैं, पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे फेजेस होती है। प्रोफेज, फिर होती है मेटाफेज। तो सबसे बढ़िया क्रोमोसोम मुझे मेटाफेज में दिखता है। तो अगर आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ाना है तो मेटाफेजिक पढ़ाऊंगा, और अगर आपको न्यूक्लियस पढ़ाना है तो इंटरफेज में पढ़ाऊंगा। डन है? सही है, चलो आगे चलो फटाफट से आ जाओ, इंटरफेस का न्यूक्लियस देखते हैं। देखो हमने क्या किया, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, न्यूक्लियस बना रहे हैं ऐसे, सही है। ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना बेटा। मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली, ध्यान देंगे, इसको हम कह रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन। इसको हम कह रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर हो गई और एक हो गई इनर। ध्यान दें बेटा, एक हो गई हमारे पास इनर, आउटर और इनर, ठीक है। अब इनके बीच का ये जो गैप है, इनके बीच का ये जो गैप है, ध्यान दो, ये वाला गैप, इस गैप को हम कह रहे हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। समझ में आ रहा है? ये जो गैप है, ये जो आउटर और इनर के बीच का गैप है, इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो गैप होता है ना, ये 10 नैनोमीटर से, ध्यान दो बेटा, 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर का होता है। क्लियर है? 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर का होता है, ठीक है बेटा। तो देखो ये हमारे पास क्या क्या है, पहले एक बार जरा स्ट्रक्चर देख लो। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच के इस गैप को कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसका प्रॉपर साइज मेंशन है। अब मेरी बात सुनना, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन जिस जगह पर मिल रही है, यहां पर एक गैप बन रहा है, ये गैप बन रहा है, इस गैप को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इस गैप को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जहां पर ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिल रही होती है। मेरी बात समझ रहे हो? आउटर और इनर मेम्ब्रेन जहां मिल रही है, इसे न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी देखो। अब जरा मेरी बात सुनो, हमारे पास क्या है बेटा, यहां जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जो डीएनए होता है, ये ऐसे थ्रेड की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके आसपास आरएनए भी होता है। तो ये जो डीएनए है, इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। और यहां पर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जहां पर क्रोमैटिन ही होता है, उस डेंस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, स्ट्रक्चर देख लो। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इस गैप को कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और मेरे पास जहां पर ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिलती है, मतलब यहां पर फ्यूज करती है, और वहां पर एक गैप बनता है ताकि चीजें न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर आसानी से जा सके, उसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। पूरा नाम है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, है ना, इन शॉर्ट एनपीसी कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो है इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है अभी बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है अभी बात करेंगे, पर पहले जरा ध्यान से समझना। देखिए, ये आपने डीएनए बना दिया, ठीक है। जब डीएनए को मैं ऐसे कंडेंस करता हूं, इकट्ठा करता हूं, तो उसे क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डीएनए। और ये हमारे पास क्या हो गया? क्रोमैटिन हो गया। क्लियर है? अब क्या है मेरे पास बेटा, ये यहां पर हमारे पास इसे हिस्टोन्स कहते हैं। ये जो प्रोटीन है, इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए को साथ में इकट्ठा, कंप्रेस, कंडेंस करने के लिए जिन प्रोटीन्स की जरूरत होती है, उन्हें हम नाम देते हैं हिस्टोन्स। तो हिस्टोन्स क्या होती है? प्रोटीन होती है, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन दो तरीके का होता है। एक ज्यादा कंडेंस होता है, देख रहे हो, कम कंडेंस है, कम मतलब कम पास पास में, ये ज्यादा एकदम पास पास में। तो क्रोमैटिन भी दो तरह का होता है। एक लेस कंडेंस वाला जो होता है, उस लेस कंडेंस को कहते हैं यूक्रोमैटिन, सही है। और जो ज्यादा कंडेंस है, उसको हम नाम दे देते हैं हेट्रोक्रोमैटिन।
क्या नाम दे देते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? तो यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास क्या है आप समझो। यहां पर हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? क्रोमेटिड है। ये हमारे पास क्या है? क्रोमेटिड है। आप समझना, मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने यहां पर क्या करा? हमने यहां पर क्या करा? ये डीएनए है, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमेटिन है और ये मेरे पास भी, ये दोनों चीज पूरा क्रोमेटिन है। और फाइनली हमारे पास क्या बनता है? ये क्रोमोसोम बनता है। ये न्यूक्लियस लिख दिया मैंने, वाह। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, कुछ गलत भी लिख देते हैं हम। ये सेंट्रोमियर होता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। स्ट्रक्चर, इसका मतलब सुनो, डीएनए उसको कंडेंस करके क्रोमेटिन बनाते हैं। कम कंडेंस यूक्रोमेटिन, ज्यादा कंडेंस हेट्रोक्रोमेटिन। कौन सी प्रोटीन इसको पैक करने में मदद करती है? हिस्टोन्स। क्लियर है? तो मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर मुझे क्या दिखेगा? क्या क्रोमोसोम दिखेगा? नहीं, क्रोमेटिन दिखेगा। और ये स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस। ये थोड़ा डेंस स्टेन होता है। यहां भी क्रोमेटिन होता है, यहां भी क्या होता है? क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। तो थोड़ा सा अगर हम एक एक करके पूरी पूरी डिटेल पढ़े तो सुनो ध्यान से। न्यूक्लियर एनवलप किसको कहते हैं बेटा? आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन को, दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उन दोनों को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर एनवलप का नाम देते हैं। क्लियर है? न्यूक्लियर एनवलप का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, ध्यान सुनेंगे, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर है। और किसके कॉन्टिनेशन में होती है? इधर याद करो, ये वाली जो मेम्ब्रेन है आउटर वाली, ये क्या ईआर के कॉन्टिनेशन में नहीं होती? यहीं से ईआर स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या होती है? किसके कॉन्टिनेशन में? कॉन्टिनेशन विद ईआर, कंटिन्यूएशन विद ईआर। क्लियर है कि नहीं? सही है। अब हमने यहां पर क्या लिखा है बेटा? एक वर्ड लिखा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस वो क्या है आप बताओ? पेरी न्यूक्लियर स्पेस है स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। अब यहां पर हमने बेटा, यहां पर हमने न्यूक्लियर पोर बनाया। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जहां मिल रही हैं उसको हमने क्या बोला है? न्यूक्लियर पोर। उसको हमने क्या बोला है? न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर क्या है? आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होगी? फ्यूज करती हैं, फ्यूज। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? उसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? फ्यूज करती है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, है ना। न्यूक्लियर पोर से काम क्या होता है बताओ? इधर देखो, ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो। इस डीएनए से आरएनए बनता है, वो आरएनए बाहर आता है। और सुनना, जैसे इसको हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन बाहर से अंदर आती है। मेरी बात समझो। तो आरएनए यहां से बाहर जाता है और कुछ जरूरी प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर आती है, ये काम होता है। तो न्यूक्लियर पोर से क्या होता है? आरएनए मूव आउट एंड सम प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमेशा साइटोप्लाज्म में बनती है, कम इनसाइड न्यूक्लियस, कुछ प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर आती है। ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनो, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म मैट्रिक्स है ना, और फ्लूइड है जो न्यूक्लियस में है, इनसाइड न्यूक्लियस। क्रोमेटिन क्या है? आपको पता होना चाहिए। इन इंटरफेस डीएनए किस फॉर्म में होता है बताओ? इन इंटरफेस डीएनए इज इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? क्रोमैटिन, धागे की फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्लियर है? क्रोमैटिन कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन बताऊंगा, जरा ध्यान से समझना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देख बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से। मान ले मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया ऐसे, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ध्यान से सुनियो, ठीक है।
इससे तेरे को आइडिया हो जाएगा। ये क्रोमैटिन है। अब मान ले मैं डीएनए ऐसे बना देता हूं तेरे पास, ये डीएनए है, मान ले ये क्रोमैटिन ही है, ये डीएनए है यहां पर, ठीक है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, डीएनए को अलग अलग ऐसे दिखा रहा हूं आपको, समझना। मान लो इतना बड़ा डीएनए है, इसने आरएनए बनाया, इसने एक आरएनए बनाया, ये इतने बड़े डीएनए ने एक आरएनए बनाया, ये ठीक है। और फिर इतने बड़े डीएनए ने आरएनए बनाया, वो आरएनए ये है। ये आरएनए, हमारे पास ये जो आरएनए है इसको एमआरएनए कहते हैं। एमआरएनए पे क्या होता है, मैसेज होता है टू मेक प्रोटीन, इसी पे राइबोसोम अटैच होता है। तो डीएनए से मेरे पास क्या बन गया, एमआरएनए बन गया। इस वाले आरएनए को कहते हैं आरआरएनए, जो किसका पार्ट बनता है, पार्ट ऑफ राइबोसोम बनता है। क्या बनेगा, ये राइबोसोम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला, मेरी बात सुनना, ये वाला टीआरएनए है। टीआरएनए जो है क्या करता है, अमीनो एसिड को लेकर आता है जब प्रोटीन, तो टीआरएनए भी यहां बाहर आ जाएगा। अब मैं जो आपको बात समझाऊंगा वो समझना। न्यूक्लियोलस वो जगह होती है जहां का डीएनए आरआरएनए बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? हमारे पास डीएनए से एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए बनता है। इनकी डिटेल हम आगे मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ेंगे। मेरा पॉइंट यह है कि वो जगह जहां पर आरआरएनए बनता है, जो आगे जाके राइबोसोम बनाएगा, उस जगह को, उसके बाहर कोई क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, उस जगह को न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए तो न्यूक्लियोलस कैसा होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। इसके नंबर कितना होगा, एक से ज्यादा, वन तो होगा ही, टू मैनी। और नंबर डिपेंड करता है प्रोटीन पर। नंबर किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन बनानी कितनी ज्यादा है, इस पे डिपेंड करेगा। और एक चीज याद रखनी है, ये क्या है बेटा, ये विदाउट मेम्ब्रेन है। नंबर डिपेंड करेगा किस पर, प्रोटीन पर। नंबर किस पे डिपेंड करेगा, प्रोटीन पर नंबर डिपेंड करेगा। दूसरा बेटा, ये क्या करता है, आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है, आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। कौन सा आरएनए बनाता है, आरआरएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर वो जगह जहां राइबोसोमल आरएनए बनता है ना, उस जगह को न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और वो एक और कई बार ज्यादा, भाई आरआरएनए क्या बनाता है, राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो जब प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा होगा। क्लियर है, सही है। अब क्या करेंगे बेटा, हमारे पास, हमने आपको एक चीज समझाई थी कि इंटरफेज में हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो बता दिया, पर मुझे क्रोमोसोम भी पढ़ना पड़ेगा। पर क्रोमोसोम मुझे क्या हमेशा दिखते नहीं, क्रोमोसोम मुझे कब दिखते हैं, क्रोमोसोम विजिबल होंगे एम फेज में, विजिबल इन एम फेज में दिखेंगे। और बेस्ट विजिबल एम फेज के अंदर भी है इन मेटाफेज। सबसे बढ़िया क्या होंगे, मेटाफेज में दिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब ये मैंने जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना रखा है। ये चीज सेंट्रोमियर है, ये देख लो, ये क्या है बेटा, सेंट्रोमियर। दिस इज सेंट्रोमियर। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो है, ये वाला पार्ट, ये एक साइड, ये एक पूरा, इसको क्रोमैटिड कह रहे हैं। यहां से लेकर यहां, इसको क्या कह रहे हैं, क्रोमैटिड। तो ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, क्रोमैटिड। और ये क्या है, सेंट्रोमियर है, ठीक है। अब ये और ये क्रोमैटिड बिल्कुल सेम होते हैं। मान लो यहां कैपिटल ए जीन है तो यहां भी कैपिटल ए जीन होगी। इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स,
सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं सेंट्रोमियर इन दोनों को जोड़े रखता है। ये चीज समझ में आ रही है। अब क्रोमोसोम के एंड को हम कहते हैं टीलोमियर। मेरी बात समझो ध्यान से, मेरे पास इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हैं और 4 आर्म हैं। इतने हिस्से को आर्म कहते हैं। तो कितनी आर्म है? 1 2 3 4। तो मेरे पास यहां पर, ध्यान से सुनेंगे आप, इस चीज को समझो ध्यान से, कि इस क्रोमोसोम पर मेरे पास एक क्रोमैटिड ये हो गया और एक क्रोमैटिड ये हो गया। इन दोनों क्रोमैटिड को ये सेंट्रोमियर जोड़े हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सेंट्रोमियर जोड़े हुआ है। हमारे पास क्या है? 1 2 3 4, 4 आर्म है। क्रोमोसोम के इस एंड को क्या बोलते हैं? टीलोमियर। टीलोमियर पर मेरी बात सुने ध्यान से, ये सेंट्रोमियर पे कुछ ऐसा है जहां पर क्या अटैच है? ये क्रोमैटिड अटैच है, और कुछ ऐसा मतलब पार्ट है ऐसा कंप्रेस होगा। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और यहां पर ये वाला पार्ट इसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। आ रही है समझ? क्लियर है? तो ये मेरे पास क्रोमैटिड है, ये सेंट्रोमियर है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड है, और मेरे पास इस एंड को ये इसे टीलोमियर कहते हैं। ये यहां पर बेटा कुछ एडिशनल डीएनए, ये एक्स्ट्रा डीएनए है, इसको कहते हैं सैटेलाइट, और इस जगह को कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर है? क्या सारे क्रोमोसोम पे सैटेलाइट होता है? नहीं, कुछ क्रोमोसोम पे है, पर अगर इस पर होगा तो इस पर भी होगा। इन दोनों क्रोमैटिड को क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। जो जीन इस पर होती है वही जीन एक दूसरे की कॉपी होती हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो मेरे पास टीलोमियर क्या है? एंड है, एंड ऑफ क्रोमोसोम है, उसको टीलोमियर कह रहे हैं। सेंट्रोमियर क्या है? ऑन विच 2 क्रोमैटिड अटैच होता है। सिस्टर क्रोमैटिड क्या है? ये अटैच होते हैं कॉमन सेंट्रोमियर पे, अटैच विद कॉमन सेंट्रोमियर पे, और इनमें सेम जीन होती हैं। ये क्या होते हैं? इनकी जीन सेम होती है, जेनेटिकली सिमिलर होता है। क्लियर है? आर्म्स क्या होती हैं बेटा? एक क्रोमोसोम पर 4 आर्म होती हैं, 2 क्रोमैटिड है, और नॉर्मली क्या है मेरे पास? कितनी आर्म है? 4 आर्म्स है। ठीक है, क्लियर है? अब सैटेलाइट क्या होता है? हम लिख रहे हैं यहां पे बेटा, इन सम क्रोमोसोम, सम में नहीं, सम में, कुछ में क्या होगा? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन टीलोमियर पे होती है। एट टीलोमियर लिंक डीएनए, उस डीएनए को कहते हैं सैटेलाइट, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहां पे? बोलो सही है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर ध्यान देना। जो जीन इस पर है, इस क्रोमोसोम पर कैपिटल जी बी है, यहां पर कैपिटल बी होगा, यहां पर आर है तो यहां आर होगा। तो इस पर और इस पर सेम जीन है, एक सेंट्रोमियर पर लगे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको हम क्या बोल, ये सेंट्रोमियर पर ये दोनों लगे ने, सिस्टर क्रोमैटिड कह रहे हैं। 1 2 3 4 आर्म है, एंड को टीलोमियर कह रहा है। मेरी बात सुनो ध्यान से, सेंट्रोमियर यहां भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी तो हो सकता है। तो हमने क्या किया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान देना। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हमारे पास 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। इधर देखो बेटा, ये मैंने सिस्टर क्रोमैटिड बना दी है, ध्यान देना। ये सिस्टर क्रोमैटिड है। अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है, सेंटर से थोड़ा दूर, एंड के पास और बिल्कुल एंड पर, देख रहे हो? तो अगर सेंटर में है तो कहेंगे मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। कहां पर है? सेंटर में। तो चारों आर्म्स बराबर होंगी। यहां पे क्या है? अवे फ्रॉम सेंटर,
सेंटर से थोड़ा दूर है। यहां पर क्या है, क्लोज टू एंड है, क्लोज टू एंड या टीलोमियर। और यहां पर क्या है, बिल्कुल एंड पर है, एट एंड ऑफ क्रोमोसोम। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रोमियर की। तो हमने लिखा है टाइप ऑफ क्रोमोसोम किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पे। मुझे आप चैट में बताना कि कौन से क्रोमोसोम में 2 ही आर्म बनेंगी, बाकी सब में तो देखो यहां पर क्या है बेटा, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ लगभग सेम है, सेंटर पे है ये, ठीक है, ये सेंटर से थोड़ा ऊपर है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अलग है, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, और ये तो बिल्कुल एंड पर हो गया, इसे टीलोसेंट्रिक कहते हो। देखो मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर में, सब मेटा मतलब थोड़ा सा सेंटर से ऊपर, एक्रोसेंट्रिक मतलब एंड के पास, टीलोसेंट्रिक मतलब टीलोमियर पे, बिल्कुल एंड पर। अगर टीलोमियर एंड पर सेंट्रोमियर हो तो उसे क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के हिसाब से 4 तरह के क्रोमोसोम है। एनसीईआरटी से नीट में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको पूछता है बेटा कि कैसा होता है ये, ठीक है। आप अगर देखें, हम लोग पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी ने रॉबर्ट ब्राउन और फ्लेमिंग की बात की है, क्रोमैटिन फ्लेमिंग ने, और हम कौन सा न्यूक्लियस पढ़ रहे, इंटरफेस का, जब सेल डिवाइड नहीं करता, उसमें जो लिक्विड है उसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, या न्यूक्लियोप्लाज्म लिखा है। न्यूक्लियोलाई क्या होता है, न्यूक्लियस एक होगा, न्यूक्लियस बहुत सारे होंगे, न्यूक्लियोलाई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर न्यूक्लियर एनवलप 10 से 50 मीटर का गैप है, आउटर और इनर के बीच को कहते हैं पेरीन्यूक्लियर, ठीक है। और क्या होगा बेटा, वो बैरियर की तरह काम करता है साइटोप्लाज्म के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, किसके साथ कॉन्टिनेशन में, ईआर के साथ, ठीक है। ये देखो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या रहा है, कुछ जगह पर न्यूक्लियर एनवलप जुड़ती है, उसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जहां पर ये 2 मेम्ब्रेन फ्यूज होती हैं। न्यूक्लियर पोर से चीजें मूव करती हैं, जैसे आरएनए बाहर जाता है, प्रोटीन अंदर आ सकती है, ठीक है। बोथ डायरेक्शन लिख रहा है ना, देख लो। नॉर्मली देयर इज 1 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है, पर नंबर वेरी कर सकते हैं, जैसे इरेथ्रोसाइट और सीव ट्यूब में नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमैटिन होगा। न्यूक्लियोलाई क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंटिन्यूस होता है न्यूक्लियस के साथ, इसका मतलब क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। और यहां पर क्या बनता है, आरएनए बनता है, यही बताया था, ठीक है। नंबर, ये बड़े साइज का और इसका नंबर भी ज्यादा होता है न्यूक्लियोलस का, अगर प्रोटीन बना रहा हो सेल, ठीक है। क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम कब दिखेगा, बेसिक, अच्छा हमारे पास और क्रोमोसोम में होता क्या क्या, डीएनए है, उसके साथ आरएनए होता है आसपास, और प्रोटीन होती हैं। कौन सी प्रोटीन हमारे पास होती हैं, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में, हिस्टोन्स। उसके अलावा कुछ और प्रोटीन होती है, उसे नॉन हिस्टोन। मतलब मेरी बात समझना, कैसे पढ़ाते हैं, मान लो मैं कहता हूं आपके पास 3 किलो फल है, उसमें से 2 किलो आम है, बाकी 1 किलो में हो सकता है अंगूर हो, लीची हो, बाकी सारे फल हो। तो आप फल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते, एक आम एक नॉन आम। ऐसे ही क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटीन होती हैं ज्यादा, उसमें हिस्टोन्स हैं, तो हम बोल सकते हैं हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स, बाकियों के नाम नहीं बता रहे हम, है ना, ऐसे है, ठीक है, क्लियर है ना। और ह्यूमन में कितने हैं हमारे पास, 46 23 पेयर, है ना। उसके बाद आप देख सकते हो मेटासेंट्रिक, सब मेटा, है ना। काइनेटोकोर, किस पे होता है काइनेटोकोर बेटा, काइनेटोकोर जो है ना, हम लोग उसमें पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में, यहां पर होता है काइनेटोकोर। अगर आप काइनेटोकोर की डिटेल देखो, सेंट्रोमियर पर ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, इसे काइनेटोकोर कहते हैं, इस पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, ठीक है। इसकी पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है, उसी के हिसाब से हमने टाइप ऑफ क्रोमोसोम बनाया है। आप देख सकते हैं मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, किस बेस पे है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, 4 टाइप के, मिडल में, सब मिडल में, ठीक है, क्लियर है। अब एक ये आपका डायग्राम है, ध्यान से सुनना बेटा। अब ये टीलोसेंट्रिक दिख नहीं रहा है क्योंकि बिल्कुल एंड पर नहीं गया, पर होना चाहिए एंड पर, ये है ना, यहां गड़बड़ लगता है हमें कई बार, ठीक है। अच्छा, माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने जब सेल पढ़ा था ना, चाहे कोई भी सेल पढ़ा हो, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर स्पेशल एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप के, स्पेशल प्रोसेस, मतलब कोई ना कोई प्रोसेस कराने के लिए।
उन्हें हम कहते हैं माइक्रो बॉडीज। तो माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं? वैक्यूल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, वैक्यूल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। उनके बाहर क्या मेम्ब्रेन होती है? हां, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड। उनके चारों तरफ क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है? चारों तरफ क्या होती है बेटा? मेम्ब्रेन होती है। तो उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी। दूसरी चीज, इनमें क्या होते हैं? स्पेशल एंजाइम होते हैं। एंजाइम प्रेजेंट होते हैं अलग से, ठीक है, और ये दोनों में मिलते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में भी मिलते हैं, एनिमल सेल में भी मिलते हैं, बाकी सेल्स में भी मिलते हैं, खाली बैक्टीरिया में नहीं मिलते, ठीक है। माइक्रो बॉडीज का एग्जाम्पल एक हमने नाम पढ़ा था, जो बच्चे पूछते भी हैं, परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम एक तरह की माइक्रो बॉडी है। इसके अंदर जो एंजाइम है बेटा, एंजाइम का नाम है कैटालेज और परऑक्सीडेज। सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये तेरे पास बायोमोलिक्यूल के लास्ट पेज पे इन दोनों एंजाइम का नाम लिखा है। आप लोगों को पता है बेटा, एक मॉलिक्यूल होता है H2O2। सर H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 जो होता है वो हार्मफुल चीज होती है। सेल में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चलते हैं जब H2O2 बन जाता है। उस H2O2 को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ऑर्गेनल होती है, उसका नाम माइक्रो बॉडी होता है। माइक्रो बॉडी के जो टाइप है, मतलब उस ऑर्गेनल का नाम परऑक्सीजोम है, जो माइक्रो बॉडीज की टाइप है। इसका मतलब माइक्रो बॉडीज अलग अलग नाम की होती होंगी, है ना, एक ग्लाइऑक्सीजोम होती है, पर तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ परऑक्सीजोम है। परऑक्सीजोम में ये दो एंजाइम होते हैं जो किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं H2O2 को। तो माइक्रो बॉडी याद रखना, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलता है, ठीक है, क्लियर है? देखो ये सैटेलाइट के बारे में दे रखा है, और ये सारे क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहा। दिव गी अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल सैटेलाइट, है ना, क्लियर है? मेम्ब्रेन बाउंड, आप देख रहे हो, मेम्ब्रेन बाउंड, वेसिकल, वैक्यूल टाइप के हैं, कंटेन एंजाइम्स होते हैं, और प्लांट में भी मिलते हैं, एनिमल में मिलते हैं। हम एक एक लाइन कर रहे हैं बेटा एनसीईआरटी के, ठीक है। तो हमने क्या किया है, चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक कर लिए हैं। सेल थ्योरी जो है, जो स्टार्टिंग में दे रखी थी, मैंने लास्ट में इसलिए छोड़ी थी क्योंकि बहुत इजी होता है। एक्चुअल में क्या होता है, सेल थ्योरी जो है ना, वो मतलब स्टार्टिंग का टॉपिक हम लास्ट में इसलिए कराते हैं क्योंकि फिर बाकी की बातें आसानी से समझ आती है। सेल थ्योरी क्या थी बेटा? 1838 और 39 में एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे, है ना। ये हमारे पास क्या थे? बॉटनिस्ट थे, स्किल्डन। और ये बात कर रहे हैं हम 1838 की, रॉबर्ट ब्राउन के बाद। तो इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को, बहुत सारे प्लांट ऑब्जर्व किए, प्लांट एंड टिश्यूज। इन्होंने बोला कि जो प्लांट है ना, प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स। वो सारे के सारे टिश्यू किसके बने हुए हैं? प्लांट सेल्स के बने हुए। ये किसने बोला? स्किल्डन ने बोला। तो स्किल्डन की बात शिवान को भी समझ में आई। उसने कहा चलो एनिमल और प्लांट दोनों ऑब्जर्व करते हैं। तो शिवान जो थे एक जूलॉजिस्ट थे और ब्रिटिश थे। कैसे थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने उसी टाइम के अराउंड, 1 साल का डिफरेंस लिख रहे हैं, इन्होंने ऑब्जर्व किए मेनी सेल्स, ठीक है, प्लांट और एनिमल। उन्होंने बोला इन एनिमल सेल में आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है। इन्होंने भी वही ऑब्जर्वेशन करी कि भाई सारे एनिमल और प्लांट जो है उसी के बने हैं, और उसके साथ साथ मान लो मैं कहता हूं एनिमल, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि सेल अपने बाहर कुछ धागे रिलीज करता है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? सेल होता है और उसके बाहर कुछ धागे होते हैं और मैट्रिक्स होता है। ब्लड में वो धागे नहीं होते, सिर्फ सेल्स होते हैं। तो हम यही कह रहे हैं, तो इसका मतलब टिश्यू किसका बना हुआ है? सेल और उससे बने हुए धागे, मतलब उसका प्रोडक्ट। तो हम यहां पर यही कह रहे हैं, इन एनिमल सेल आउटर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और इन्होंने बोला कि इन प्लांट सेल हमारे पास सेल वॉल होती है। हमारे पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इन दोनों ने, ध्यान सुनेंगे, शिवान ने बेटा जो स्टेटमेंट दी थी वो ये बोला था कि ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल थ्योरी है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये आ रही है कि ऑल ऑर्गेनिज्म
ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। मैंने देखो आपको एग्जांपल समझाया है, प्रोडक्ट ऑफ सेल मतलब सेल और उसका प्रोडक्ट। आप याद करो कनेक्टिव टिश्यू में जाकर देखना, आज कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल होता है, उसके बाहर एक मैट्रिक्स होती है और सेल कुछ केमिकल्स बनाता है, सॉरी धागे बनाता है। वो जो थ्रेड होते हैं ना, फाइबर्स होते हैं, वो बनाता है। तो इसका मतलब वो फाइबर्स किसने बनाए? सेल ने बनाया। सही है। तो सारे ऑर्गेनिज्म सेल और सेल से बने हुए धागों का बना हुआ है। क्लियर है? ये चीज कह रही है सेल थ्योरी। तो स्किल्डन ने तो सिर्फ प्लांट की बात की थी, शिवान ने प्लांट और एनिमल सेल दोनों ऑब्जर्व करे थे और एक स्टेटमेंट दी थी जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट है ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, या सेल एंड प्रोडक्ट बाय सेल, जो सेल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब सेल ने कुछ केमिकल बाहर रिलीज किए होंगे। अब यहां पर एक बात है, एक ड्रॉबैक है सेल थ्योरी का। ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी, कि ये लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाए, नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ, किस तरीके से, हाउ फर्स्ट सेल अराइज, पहला सेल कैसे आया, ये बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला सेल कैसे आया ये बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उसके बाद हमारे पास आता है बेटा एक और साइंटिस्ट, रुडोल्फ वर्चो, और ये 1855 में है। रुडोल्फ वर्चो जो है, इन्होंने क्या किया, 1855 में मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को। मॉडिफाई किया किसको? सेल थ्योरी को। सही है, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। रुडोल्फ वर्चो ने कहा कि यार मैं बताता हूं सेल कैसे आया। उन्होंने कहा कि सारे सेल किसी सेल की डिवीजन से ही बनते हैं। वो ये एक्सप्लेन थोड़ी कर रहे थे कि भाई पहला सेल कैसे बना, वो नहीं। वो ये बता रहे हैं कि भाई आप जितने भी सेल देखते हो ना, वो कहीं ना कहीं एक सेल के डिवाइड होने से बने हुए हैं। मतलब जैसे हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, वो कहीं ना कहीं एक जाइगोट से डिवाइड होकर बने हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पुराने सेल से आएगा, डिवाइड कहने से, बाय डिवीजन ऐसा बोल सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक टर्म दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुली, मतलब सारे सेल एक सेल की डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन से बनते हैं। तो फाइनली आपको क्वेश्चन आएगा कि सेल थ्योरी किसने दी? स्किल्डन शिवान ने। और सेल थ्योरी की जो फाइनल स्टेटमेंट थी वो शिवान ने दी थी। दूसरा आपसे पूछेगा किसने मॉडिफाई आया 18 में? रुडोल्फ वर्चो ने। किस ईयर में? 1855 में। उन्होंने क्या बताया कि कैसे। तो सेल थ्योरी की दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सारे सेल जो है, सब कुछ सारे ऑर्गेनिज्म में या तो सेल है या उसका प्रोडक्ट है, सेल और सेल का प्रोडक्ट है। दूसरा, सेल कैसे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। अब मैं यहां पर एक नोट लिख देता हूं, वायरस प्रायोन्स और वायरॉइड, ये क्या है? ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की, क्योंकि ये सेल ही नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की, है ना? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? आप देख सकते हो, जर्मन थे, इन्होंने बोला प्लांट सेल है, ऑब्जर्व किए तो उन्होंने बोला कि सारे प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। शिवान ने एनिमल सेल ऑब्जर्व किया और उसमें बोला आउटर लेयर है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने कहा ना, एनिमल सेल ऑब्जर्व करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की। उन्होंने प्लांट सेल में भी बोला उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और शिवान ने वो स्टेटमेंट दी। उसके बाद क्या किया? रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को और बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका मतलब है सारे सेल क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो पहली स्टेटमेंट स्किल्डन शिवान से, दूसरे रुडोल्फ वर्चो से। ठीक है, तो इसके साथ बेटा इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने सारा फॉलो किया है। मैं चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी से नोट्स बनाएं और एक बार करके देखें। प्रीवियस 5-7 साल के तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और उसमें से जो रुकेगा भी ना, वो क्वेश्चन है जो अब आएगा नहीं। क्योंकि आप देखो, मान लो चलो एक काम करते हैं, 20, 21, 22, 23 4 साल के पेपर बना के देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि अब सिर्फ एनसीईआरटी आ रही है और उससे ये एक एक क्वेश्चन आप बना पाओगे। ठीक है, क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा आपके लिए, चैट में बताएंगे आप वो। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट
आपके लिए। बाय। नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बाय।